हेलो बच्चों, वेलकम टू सदात क्लासेस। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। 10th क्लास के जो भी बच्चे हैं जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका इस वीडियो में स्वागत है केमिस्ट्री की क्लास में। जैसा कि आप अगर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको जितनी भी मैथ्स की बेसिक क्लासेस हैं और केमिस्ट्री की बेसिक क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो मेरा टारगेट ये है कि केमिस्ट्री शुरू किया जाए। अब टाइम बहुत ज़्यादा है नहीं, आपके नेक्स्ट ईयर जो 10th का बोर्ड होने वाला है 2022 में, उसके लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सबका स्वागत है। केमिस्ट्री का फाउंडेशन केमिस्ट्री किस पर टिका हुआ है और केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, बेसिक चीज़ जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, जो परमाणु की संरचना होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, संयोजकता क्या है, आखिर एटम एक दूसरे से मिलते क्यों हैं, आखिर एलिमेंट एक दूसरे से मिलते क्यों हैं, कंपाउंड क्यों बनता है, क्या राज है उसके पीछे। और हम लोग ने सीखा था कि एलिमेंट और एलिमेंट या कंपाउंड में मिलते हैं आपस में, तो कैसे उस कंपाउंड का हम लोग नाम लिखेंगे, यानी कि जो यौगिक होते हैं उनका नामकरण कैसे किया जाएगा, हम लोगों ने सीख लिया था। वैलेंसी के बारे में हम लोग सीख लिया था और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जो बेसिक होती हैं केमिस्ट्री की फाउंडेशन जो होता है उसको सीख लिया था। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का। जो भी बोर्ड के बच्चे हैं या तो NCERT के हो सकते हैं आप, या CBSE बोर्ड के हो सकते हैं, NCERT पैटर्न आपका हो सकता है, या बिहार बोर्ड है या कोई भी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, तो सबका लगभग सिलेबस एक ही है। बस चैप्टर सिर्फ इधर उधर हैं, लेकिन सिलेबस लगभग सबका एक ही है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमको पढ़ना है केमिस्ट्री में 10th क्लास के बच्चों के लिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। सबसे ये बेसिक चीज़ है। रासायनिक जब तक अभिक्रिया हम लोग समझेंगे नहीं और रासायनिक इक्वेशन को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ नहीं सकते हैं। इसीलिए यही वजह है कि जो 10th क्लास है उसमें सबसे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया को रखा गया। अब देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो इसके लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, सिंपल सा एग्जाम्पल, H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कोई मजबूरी आई इन दोनों में। अब हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। जब दो हाइड्रोजन के एटम मिले, अब यहाँ हमने बता दिया था कि H2 का मतलब दो यहाँ लिखा गया, नहीं, हाइड्रोजन का दो एटम और ऑक्सीजन का दो एटम आपस में मिल गया। क्यों मिला ये कहानी में समझा दिया था। क्यों मिलता है कि इसको अपना वैलेंसी पूरा करना रहता है, इसको स्टेबल होना रहता है, ठीक है। ये इसका जो नेचर है, तो स्टेबिलिटी के नेचर को ये पहुँचना चाहता है, यानी कि स्टेबल होना चाहता है, इसलिए आपस में मिलता है। फिर क्या होता है कि अभी बेचैनी लगी रहती है, और ज़्यादा स्टेबल होना चाहता है, यानी कि कोई थोड़ा सा स्टेबल हुआ फिर चाहता है कि और ज़्यादा स्टेबल हो जाए। तो और दो एलिमेंट या दो अणु कह लीजिए, मॉलिक्यूल कह लीजिए, आपस में मिलते हैं। तो अब H2 और O2 आपस में मिला तो बना दिया क्या, H2O। H2O आप बहुत ही परिचित हैं इससे, बहुत पहले से, बचपन से ही। इसको वाटर कहते हैं, वाटर, जल, ठीक है। चलिए ये देखते हैं कि दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ गुना किए, तो इसको यानी बैलेंस कर रहे हैं। तो ये एक समीकरण हुआ कि जल कैसे बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों ने अभिक्रिया किया और जल बना। चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। CO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, और जब ये टूटता है गर्म करने पे तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, CO2 और H2O, ठीक है। तो क्या बना देते हैं, C6H12O6, और ऑक्सीजन भी बनता है और जल भी बनता है। ये इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो यही है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला करके ये बनता है, इसको कहते हैं ग्लूकोज। और ये ऑक्सीजन है और ये जल है, वाटर है। ये तीन चीज़ें आप देख लीजिए। अब देखिए कि प्रकृति में, नेचर में अभिक्रिया होना कितना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस अभिक्रिया का, क्यों अभिक्रिया होना चाहिए। अब देखिए, जब तक हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अभिक्रिया नहीं होगा तो हमको जल मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, हम जिंदा नहीं रह सकते हैं बिना जल के, तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, जब तक फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन नहीं होगा,
कार्बन डाइऑक्साइड और जल में रिएक्शन नहीं होगा और पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, प्रकाश संश्लेषण के ज़रिए, तब तक हमें ऑक्सीजन रिसाइकिल होकर के नहीं मिलेगा। फिर उसमें से जलवाष्प भी मिलता है H2O, जो वेपर के रूप में होता है, वो भी नहीं मिलेगा। तो कितना इंपॉर्टेंस है इन सब चीज़ों का प्रकृति में, नेचर में। यानी कि ऊपर वाले ने कुदरत में इसके नेचर में डाल दिया है कि तुम्हें रिएक्शन करना है, तुम्हें अभिक्रिया करना है। क्यों? क्योंकि इसके नेचर में है कि हम स्टेबल नहीं है, अभी स्टेबल नहीं है, और स्टेबल होना है, और स्टेबल होना है। तो स्टेबिलिटी के चक्कर में, यानी कि अस्थायी होने के चक्कर में ये क्या होता है कि रिएक्शन होता है आपस में। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में रिएक्शन हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट गया, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में अभिक्रिया हुआ तो ये ग्लूकोज बना लिया, ऑक्सीजन हमको मिलता है इससे, और जलवाष्प भी मिलता है। बच्चों थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है इसलिए कि मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया है, क्योंकि आवाज़ फ़ैन का इसमें आ रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा पसीना हमको हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मकसद है बताने का केमिकल रिएक्शन की रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा अगर आपको लिखना हो, देखिए पढ़ाई ऐसा कीजिए कि आपको डॉट से डॉट मिलाते चलिए, कनेक्ट करते चलिए। आप किताब पढ़ लीजिएगा, सिर्फ परिभाषा रट जाइएगा तो समझ नहीं आ पाएगा। अगर आपको उसको अगर आप इस चीज़ को दिमाग में समझ लेते हैं और डॉट से डॉट मिलाते चलते हैं, यानी कहने का मतलब कि कनेक्ट करते चलते हैं कहानी को कहानी से, तो बहुत आपको एकदम कहानी की तरह याद हो जाएगा और कहानी की तरह समझ जाएंगे आप, और फिर कभी नहीं भूलिएगा पूरी ज़िंदगी में। तो वही बात यहाँ पे होता है कि केमिकल रिएक्शन का अगर कोई परिभाषा पूछे कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, तो कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया वह घटना है जिसमें एक या एक से तत्व आपस में मिलकर के एक या एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक तत्व मिलते हैं, या एक यौगिक टूट करके एक या एक से अधिक तत्वों या यौगिकों में बढ़ जाता है, तो वो भी कहा जाता है उसको रासायनिक अभिक्रिया। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वह घटना है जिसमें एक या एक से अधिक तत्व प्रकृति में मिल करके या यौगिक एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, या एक यौगिक टूट करके एक या एक से अधिक तत्वों या यौगिकों का निर्माण करता है। तो ये कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है कि हम लिखते हैं जो तत्व अभिक्रिया करते हैं या यौगिक अभिक्रिया करते हैं उनको लिखते हैं बाएं साइड, उनको लिखते हैं हम लोग बाएं साइड। देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अभिक्रिया कर रहा है यानी मिल रहा है आपस में, तो इनको बाएं साइड में लिखें। बीच में प्लस का, जो अभिक्रिया करता है बीच में प्लस का निशान देते हैं। उसके बाद से अभिक्रिया करने के बाद से क्या बन रहा है, उसके बाद तीर देते हैं और तीर के दाएं साइड में, राइट साइड में हम लिखते हैं कि अभिक्रिया करने के बाद वो किस चीज़ का निर्माण कर रहा है। तो देखिए ये जो बाएं साइड है ना, बाएं साइड, ये तीर के बाएं साइड, ये तीर के बाएं साइड कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीर के बाएं साइड, इन सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है। और उसको हिंदी में कहिएगा तो कहेंगे अभिकारक। और जो तीर के दाएं साइड है इनको कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको कहते हैं प्रोडक्ट, इसको कहते हैं हिंदी में उत्पाद। तो ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया। तो हमने समझा कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होता है, ये भी समझ लिया हमने। अब आइए हम लोग समझते हैं कि रासायनिक जो अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन, तो उसकी क्या विशेषताएं हैं। यही पढ़ना है आपको कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो कैसे समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कहीं पे। अब जैसे इस पृथ्वी पर, इस आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारी चेंजिंग्स होती हैं, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, लेकिन सारे रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती हैं। सारे रिएक्शन, सारे चेंजिंग केमिकल रिएक्शन नहीं कहलाती हैं। कुछ फिजिकल रिएक्शन भी होता है, सब केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। जैसे बादल का बनना, तो ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्या है, फिजिकल रिएक्शन है। तो आपको समझना है कि केमिकल रिएक्शन कैसे समझेंगे। केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, जैसे आपका खाना जो पच रहा है एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, आप जो सांस ले रहे हैं, ठीक है, वो एक तरह का केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है। और ये बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो, जैसे लोहे में जंग लग जाता है, बाहर अगर लोहा छोड़ दिया ऐसे ही विदाउट पेंट किए हुए तो क्या हो, रस्ट लग जाता है, जंग भूरे कलर का, तो क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, जो गैस जो बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, वो केमिकल रिएक्शन के कारण से हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो केमिकल रिएक्शन के कारण होती हैं। तो हमको पढ़ना है विशेषता का मतलब कि कैसे समझेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है। तो ये सारी विशेषताएं हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, और उसके बाद से हम समझा देंगे। ठीक है,
तो पहला विशेषता क्या है, क्या कैसे समझेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है। पहला विशेषता है इसका कि गैस की उत्पत्ति। गैस का उत्पत्ति मतलब कि अगर केमिकल रिएक्शन कहीं होता है तो हो सकता है वहाँ गैस की उत्पत्ति भी हो। नहीं, हर केस में तो नहीं होता है, लेकिन अगर गैस की उत्पत्ति होती है तो समझिए कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी गैस निकलता है। जैसे जिंक है और हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl माने हाइड्रोजन क्लोराइड एक तरह का अम्ल है, ठीक है, एसिड है, बहुत कड़ा एसिड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड ग्लास में ले लीजिए, लिक्विड होता है, और उसमें जिंक का टुकड़ा डालिए। जैसे जिंक का टुकड़ा उसमें डालिएगा तो उसमें से बुलबुला निकलेगा। बुलबुला का मतलब कि यही गैस है, हाइड्रोजन। यानी कि जब जिंक में हाइड्रोजन क्लोराइड में रिएक्शन होता है तो जिंक क्लोराइड बन जाता है और उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है, बुलबुला की तरह ऊपर निकलता है। ऐसे आप यहाँ बता सकते हैं एरो से कि ऊपर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो ये क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, यानी कहीं पर गैस निकल रहा है, अगर किसी चीज़ से कोई चीज़ में रिएक्शन हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन है। रासायनिक अभिक्रिया है। रंग में परिवर्तन, दूसरा विशेषता, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कि जैसे यहाँ पर K2Cr2O7 का घोल ले लीजिए, एक्वस लिक्विड, हरे रंग का होता है ये, ठीक है। उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसमें छोड़िए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस छोड़िए, तो क्या हो जाएगा, ये K2Cr2O7 का जो घोल है वो हरा से नारंगी हो जाएगा, ठीक है, ऑरेंज कलर का हो जाएगा। तो ये रंग में परिवर्तन हो रहा है। तो जहाँ भी रंग में परिवर्तन हो रहा है समझिए वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है अवस्था में परिवर्तन। अब जैसे सोडियम ले लीजिए, सोडियम ठोस होता है, बहुत ही नरम होता है। सोडियम एक तरह का एलिमेंट है जो हमारे नेचर में पाया जाता है। सोडियम नरम होता है, छुरी से काट सकते हैं इसको, ठोस होता है। लेकिन उसमें अगर द्रव मिलाते हैं, H2O जल मिलाते हैं, तो क्या होता है, वो क्या घोल बन जाता है। यानी कि अवस्था पहले ठोस था, द्रव मिलाए तो अब क्या हुआ, घोल बन गया, एक्वस हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया और हाइड्रोजन गैस निकला। तो ये ठोस से क्या हुआ, घोल हो गया, यानी कि सॉलिड से लिक्विड हो गया। तो ये अवस्था में चेंज हुआ, यानी इसका फिजिकल चेंज हुआ है। तो ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। अगर ऐसा कहीं हो तो एक तरह का ये केमिकल रिएक्शन है। अवक्षेपण, ठीक है। अवक्षेपण मतलब क्या होता है, आप देखे होंगे गांव देहात में आप रहते हैं अगर, या फिर शहर में भी रखते हैं, तो वहाँ पर देखे होंगे कि दही से मट्ठा और दही से आपको ऊपर से घी कैसे निकाला जाता है। तो दही जमा जाता है, उसको मथा जाता है। मथने पर क्या होता है, एक तरह का पदार्थ ऊपर छताने लगता है, ठीक है, और लिक्विड नीचे रहता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मक्खन कहते हैं। मक्खन कैसे, और फिर मट्ठा भी बनता है उसमें। तो जो ऊपर अवक्षेप, ऊपर जो चीज़ बनता है मथ करके, जो ऊपर आ जाता है, नीचे लिक्विड रहता है, उसके बोलते हैं अवक्षेप, ठीक है, अवक्षेप कहते हैं। तो अवक्षेप कहीं बन रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे ये देखिए AgNO3 एक तरह का पदार्थ है, सिल्वर नाइट्रेट, उसको रिएक्शन कराइए सोडियम क्लोराइड से तो AgCl बनता है, ठीक है, और सिल्वर क्लोराइड और NaONO3, और AgCl का अवक्षेप बनता है, उसी तरह वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, इसे समझ जाएं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ऊष्मा का शोषण या उत्सर्जन एक तरह की भी कैरेक्टरिस्टिक है। अब आप देखिए कि बहुत सारी जगहों पे रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें से ऊष्मा निकलता है, बहुत ज़्यादा हीट का उसमें से निकलता है, उत्सर्जित हो जाता है। तो जैसे उसका एग्जाम्पल देखिए, चूना में और पानी मिला दीजिए। चूना लाइए मार्केट से, सूखा चूना, ठीक है, उसमें पानी लेकर मिलाइए, तो वो जो प्लेट जिसमें रखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, वो प्लेट बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलता है उसमें से। तो ये ऊष्मा जब निकले किसी चीज़ में से, ठीक है, रिएक्शन करने के बाद तो समझेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कोयला लाइए और कोयला को हवा की उपस्थिति में जलाइए तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलता है, समझिए कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन है। या पेपर को जलाइए तब भी हीट निकलता है उसमें से, समझिए वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। बेरियम क्लोराइड और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगर ये रिएक्शन करता है तो इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। यानी कि अगर इंग्लिश में बोलें तो ये जो ऊपर वाला है ऊष्मा का जिसमें उत्सर्जन हो रहा है उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक, और जिसमें अवशोषण हो रहा है उसको कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर रिएक्शन कराएंगे तो उसमें क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण कर लेगा और ज़्यादा वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने का मतलब क्या है कि ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी गुण है, जिससे हम पता करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, रासायनिक अभिक्रियाएँ हुई हैं। अब जो इस चैप्टर में टॉपिक पढ़ना है वो है रासायनिक समीकरण के प्रकार। अभी तक आप पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अब रासायनिक अभिक्रिया जब पढ़ रहे थे तो रासायनिक अभिक्रिया जब भी हम लोग लिख रहे थे तो एक समीकरण के रूप में लिख रहे थे। समीकरण का मतलब कि बाएं कोई चीज़ लिखा हो और दाएं कोई चीज़ लिखा हो, ठीक
ठीक है, और बीच में एरो हो या इक्वल टू का साइन हो, तो वो एक तरह का समीकरण कहते हैं। समीकरण का मतलब कि बैलेंस हो रहा है। तो हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से सीख लीजिए, इसलिए कि इससे बोर्ड में सवाल रहते हैं और आपको आगे भी इंटर में जब जाइएगा तो पढ़ना है आपको। तो जैसे रासायनिक अभिक्रिया H2 और O2 में हुआ और बन गया H2O, ठीक है। ये है एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं एरो देते हैं। तो एक तरह का नियम है कि जब भी कोई दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक एलिमेंट या कंपाउंड आपस में रिएक्शन करता है, तो जो उत्पाद में जितना उसका एटम होता है उतना ही, और रिएक्टेंट में साइड में जितना होता है उतना ही प्रोडक्ट साइड में, अभिकारक में जितना होता है उतना ही उत्पाद में होता है। तो ये इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जितना एटम उसका रिएक्शन में रहेगा उतना ही एटम उसका प्रोडक्ट में रहेगा। अब कहीं भागेगा थोड़ी, ठीक है। जितना दूध और पानी दोनों का आपस में मिलाइएगा तो उतना ही दूध और पानी बाद में वो हो जाएगा, उसमें से कहीं जाएगा तो नहीं। तो वैसे ही है कि जितना रिएक्शन में होगा उतना ही प्रोडक्ट में हो जाएगा। तो जितना एटम इधर हाइड्रोजन का होगा उतना ही एटम या हाइड्रोजन का, जितना एटम ऑक्सीजन का होगा उतना ही एटम ऑक्सीजन का। तो इसको कहते हैं कि रासायनिक समीकरण इसी बेस पर, इसी आधार पर दो प्रकार का हो गया। एक समीकरण ऐसा होता है जो असंतुलित होता है और एक समीकरण ऐसा होता है जो संतुलित होता है। तो रासायनिक समीकरण के दो प्रकार हो गए, ठीक है। रासायनिक जो समीकरण है तो उसके दो प्रकार हो गए। एक को कहते हैं संतुलित बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरे को कहते हैं असंतुलित अनबैलेंस्ड, ठीक है। दो तरह के केमिकल इक्वेशन हो गए। अब आप बताइए हमको यहाँ पे कि ये संतुलित है कि असंतुलित है। आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का दो एटम है यहाँ पे, ठीक है, बाएं साइड यानी कि अभिकारक में, रिएक्टेंट में। तो प्रोडक्ट में भी दो एटम होना चाहिए, है दो एटम है ना, H2 हाइड्रोजन नीचे दो लिखा हुआ, दो एटम है। तो यानी बैलेंस है, ये केमिकल रिएक्शन जो है, ये केमिकल इक्वेशन जो है ये बैलेंस है। हाइड्रोजन का बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन पर आएंगे तो ऑक्सीजन का दो एटम है इसमें और यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे कितना है, एक है, कुछ नहीं है तो एक समझते हैं। तो इसका मतलब कि ये बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हम सीखेंगे कि आखिर बैलेंस कैसे किया जाता है। आप समझ गए यहाँ पे रासायनिक समीकरण के दो प्रकार, संतुलित और असंतुलित। तो ये जो हम इक्वेशन लिखे हैं ये असंतुलित है। इसमें बस हम जान रहे हैं, इसमें बस इतना ही लिख दिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस मिलता है तो जल का निर्माण होता है। तो एक तरह का रिएक्शन हो गया। लेकिन हम देखेंगे संतुलित है कि असंतुलित है। तो ये हम देखें कि हाइड्रोजन का दो एटम, तो यहाँ भी हाइड्रोजन का दो एटम, हाइड्रोजन तो संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन का दो एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम है, तो ऑक्सीजन असंतुलित है। तो ओवरऑल ये जो इक्वेशन हम लिखे हैं समीकरण, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। तो हम सीखेंगे कि आखिर हम इसको संतुलित कैसे बनाएंगे। तो अब हम लोग यही सीखने जा रहे हैं कि रासायनिक समीकरण जो असंतुलित है, उसको असंतुलित होता है, उसको हम लोग संतुलित कैसे करते हैं। इसी से बोर्ड में आपका सवाल भी आता है। और इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, यही आपको सीखना है। तो आप क्या करेंगे, हम लोग कैसे संतुलित करेंगे, तो उसका तरीका ये है। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप का क्या करना है आपको कि इधर जितना भी एलिमेंट है उसका नंबर ऑफ एटम लिखना है। ऐसे ये इधर क्या क्या है, तो हाइड्रोजन है, और क्या है, ऑक्सीजन है। अच्छा, हाइड्रोजन का कितना एटम है, तो 2। ऑक्सीजन का कितना एटम है, तो 2 एटम है। अच्छा, इधर क्या है, इधर भी हाइड्रोजन होगा, इधर भी ऑक्सीजन होगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। जब रिएक्टेंट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट में भी क्या दूसरा कोई थोड़ी आ जाएगा एटम, एलिमेंट वही एलिमेंट रहेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1, ठीक है। हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2 ये बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, आपको पहले बाएं साइड जो भी एलिमेंट है लिख लेना है, वही एलिमेंट दाएं साइड में लिख लेना है और नंबर लिखना है कि एलिमेंट कितना एटम है उसका। तो हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का एटम 1 एटम। अब जो दूसरा स्टेप है उसका, वो उसमें क्या करना है, बैलेंस करना है। ऑक्सीजन इनबैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, 2 एटम है, यहाँ पे 1 एटम है, तो यहाँ भी 2 एटम चाहिए तब ना होगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 1 था, इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे ऑक्सीजन इसमें कहाँ पे है, तो ऑक्सीजन यहीं पे है ना। तो 2 यहाँ नहीं लिखेंगे, कभी भी लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं, जिस कंपाउंड में है वो ऑक्सीजन उसके कंपाउंड के पहले लिखते हैं, कभी भी उसके नीचे नहीं लिखते हैं,
ठीक है। तो 2 जब यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो खाली ऑक्सीजन में थोड़ी हुआ, ये हाइड्रोजन में भी हो गया। तो हाइड्रोजन कितना हो गया भाई, 2 दूनी 4। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4 एटम हो गया। देखिए एक हाइड्रोजन में 2 एटम, तो 2 हाइड्रोजन में 4 एटम, 2 दूना 4। अब इधर हो गया 4 हाइड्रोजन और इधर है 2 ही हाइड्रोजन, तो इधर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे करना पड़ेगा तब ना होगा। तो अब देखिए कितना हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गया, हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गया, ऑक्सीजन इधर 2 था, इधर 2 बनाना था, 2 हो गया। अब क्या हुआ कि हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। जितना इधर रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स है, उतना ही प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स हो गया। तो अब हम कहेंगे इस समीकरण को कि ये संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण है। चलिए दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट। ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत ही ईजी करा रहे हैं अभी ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए H2 और Cl2, ये हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है, ये मिलके बनाता है HCl। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलकर बना लिया HCl। अब बताइए कि ये बैलेंस इक्वेशन है या बैलेंस इक्वेशन नहीं है। रासायनिक समीकरण जो है ये संतुलित है क्या असंतुलित है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप, जितना भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन इधर है, क्लोरीन इधर है, उसका नंबर ऑफ एटम लिखते हैं, कितना उसमें एटम है, कितना परमाणु है। तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु और क्लोरीन का 2 परमाणु। इधर भी प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन का 1 परमाणु और क्लोरीन का 1 परमाणु। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इधर हाइड्रोजन 2 ठो है, इधर हाइड्रोजन 1 ठो है। तो इस 1 को 2 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन जहाँ पे है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन भी 2 हो गया, तो क्लोरीन भी 2 हो गया हमारा। ठीक है, तो अब देखिए बैलेंस हो गया, कुछ करना नहीं है, इतना ही से बैलेंस हो गया, खाली यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बैलेंस हो गया। इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर भी क्लोरीन 2, इधर भी 2 क्लोरीन का 2 एटम। अब इस इक्वेशन को कहेंगे कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। सोडियम ले लीजिए और क्लोरीन ले लीजिए, क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलता है तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। अब देखेंगे ये जो केमिकल रिएक्शन है ये बैलेंस है या बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इधर नंबर ऑफ जो एटम है एलिमेंट्स का, सारे एलिमेंट्स का, इधर कौन कौन सा एलिमेंट्स है, सोडियम है, सोडियम लिख लीजिए, क्लोरीन है, क्लोरीन लिख लीजिए। सोडियम कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 2 एटम है। अच्छा ये रिएक्टेंट साइड हो गया, प्रोडक्ट साइड में सोडियम कितना है, 1 है, और क्लोरीन कितना है, 1 है। सोडियम इधर भी 1, सोडियम इधर भी 1, इधर हाथ नहीं लगाना है सोडियम में। क्लोरीन 2 है, इस क्लोरीन यहाँ पे 1 है, तो क्लोरीन उस 1 क्लोरीन को 2 बनाने के लिए उसमें गुना करेंगे 2 से। तो क्लोरीन जहाँ है वहाँ 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो क्लोरीन के नीचे नहीं लिखेंगे, पूरा जो क्लोरीन जिस कंपाउंड में है उसके पहले लिख देंगे 2 से गुना जैसे किए तो सोडियम भी 2 हो गया। अब तो सोडियम भी 2 हो गया, तो सोडियम भी 2 हो गया, सोडियम भी 2 हो गया, तो इधर सोडियम 1 कहे रखेंगे, इधर भी सोडियम 2 कर देंगे गुना करके। अब देखिए इधर भी सोडियम 2, इधर भी सोडियम 2, इधर भी क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2, तो जो खाली Na + Cl2 NaCl था अब हो गया 2Na + Cl2 + 2NaCl। अब ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। चलिए अब थोड़ा एक और हम केमिकल इक्वेशन लेते हैं, रासायनिक समीकरण लेते हैं और एक चेक करते हैं कि ये आखिर संतुलित है कि असंतुलित है। तो संतुलित असंतुलित चेक करने के सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि इधर लेफ्ट साइड यानी कि ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्टेंट साइड जो अभिकारक वाला साइड है, इसमें जितना भी एलिमेंट है कि चुपचाप उसको आंख मूंद के तो नहीं दिखाई नहीं देगा, मुंह बंद करके लिख लेंगे। तो एल्युमिनियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है और हाइड्रोक्साइड को एक साथ लिख लीजिए, क्योंकि इधर भी हाइड्रोक्साइड एक साथ है, इधर भी हाइड्रोक्साइड एक साथ है। अगर हाइड्रोक्साइड एक साथ नहीं रहता यहाँ पे OH और OH एक साथ इधर रहता तो हम लोग ऑक्सीजन को अलग लिखते और हाइड्रोजन को अलग लिखते। लेकिन किस्मत से क्या है, इधर भी OH एक साथ है, इधर भी OH एक साथ है। तो चलिए इधर एल्युमिनियम, क्लोरीन, कैल्शियम और OH हो गया। तो एल्युमिनियम कितना है, इधर एक ही एटम है ना एल्युमिनियम का, देखिए एल्युमिनियम के नीचे क्या है, 1 है, कुछ नहीं है। तो क्लोरीन कितना है यहाँ पर, 3 है, और कैल्शियम कितना है यहाँ पर, 1 है, और हाइड्रोक्साइड कितना है यहाँ पे, 2 है। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब प्रोडक्ट साइड में जो रिएक्टेंट साइड में होगा वही प्रोडक्ट साइड में होगा। यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 1 है,
उसके बाद से क्लोरीन है, उसके बाद से कैल्शियम है और उसके बाद से हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, गिन लेते हैं कितना कितना एटम है। एल्युमिनियम का एक ही एटम है। क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन का 2 एटम है यहाँ पे, Cl2, तो 2 का मतलब 2 एटम। कैल्शियम का 1 एटम और हाइड्रोक्साइड का 3 एटम। समझ में आया? अब हम यहाँ पर आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि केमिकल इक्वेशन जो है या केमिकल रिएक्शन जो है उसको जो संतुलित करते हैं उसका कोई रूल नहीं है कि ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, कुछ सावधानियाँ हमको बरतनी चाहिए। वो सावधानी याद रखिए कि पहले किसको बैलेंस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो अल्युमिनियम तो बैलेंस है, अल्युमिनियम यहाँ बैलेंस है, यानी एक एटम। लेकिन ये सारा कैल्शियम और कैल्शियम भी बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 3 है, क्लोरीन 2 है, OH 2 है, OH 3 है। यहाँ पे दो टाइप का जो एलिमेंट है क्लोरीन और OH, ये दोनों क्या है, अनबैलेंस है। OH यहाँ पे एलिमेंट नहीं है बल्कि कंपाउंड है। ठीक है, तो OH और क्लोरीन दोनों क्या है, इनबैलेंस है। तो पहले क्लोरीन को करेंगे कि पहले OH को करेंगे बैलेंस, ये यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है दिमाग में। तो आपको याद रखना है हमेशा कि पहले उस एलिमेंट को या कंपाउंड को हम लोग बैलेंस करते हैं जिसका जो भीड़ में हो। ठीक है ना, जैसे देखिए OH3 इसका ज़्यादा है, भीड़ में भी है और ज़्यादा है, इसका ज़्यादा एटम जिसका हो, जो ज़्यादा कंपाउंड, जो जिस कंपाउंड में ज़्यादा एटम हो और जो भीड़ में हो, पहले उसको बैलेंस हम लोग करना चाहिए हम लोगों को। देखिए यहाँ भी OH क्या है, भीड़ में है। भीड़ का मतलब कि ज़्यादा एटम है और यहाँ भी OH का ज़्यादा एटम है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ये करते हैं। तो OH यहाँ 2 है और OH यहाँ पे 3 है। तो 2 और 3 को कैसे बराबर करेंगे? तो बराबर करना हम चाहते हैं किसी चीज़ को, तो क्या करते हैं, उसका LCM निकालते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 2 रहता है, यहाँ पे 1 रहता है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर देते बराबर जाता। लेकिन यहाँ 2 और 3 है तो इसमें गुना किससे करेंगे, नहीं करेंगे। इसमें क्या, इसका लॉसा निकालेंगे। लॉसा 2 और 3 का कितना होगा, LCM 6 होगा। तो यानी दोनों को हम 6 बनाना चाहेंगे। 6 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे और इसमें 2 से गुना कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए इसको भी लेके चल सकते हैं, इसको भी, इधर से भी मान लीजिए इधर से लेके चल रहे हैं। तो जैसे OH में 2 से गुना किए तो 6 हो गया। तो OH कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो 2 यहाँ पे गुना करेंगे ना, 2 3 6, OH 6 हो गया। अब जैसे OH में किए तो एल्युमिनियम 2 हो गया, एल्युमिनियम 2 हो गया, ध्यान से देखिएगा, एल्युमिनियम 2 हो गया, एल्युमिनियम 2 हो गया। यहाँ एल्युमिनियम 1 है तो मार देंगे, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, अब एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया। ठीक है, OH बैलेंस हो गया, एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। लेकिन हम इधर वाले में किए थे, लेकिन इधर वाला OH में तो कभी नहीं किया अभी। इधर वाला OH में 3 से गुना करना है, तो OH यहाँ पे है तो 3 से गुना करेंगे। जैसे 3 से गुना किए तो यहाँ पे OH 6 हो गया, लेकिन कैल्शियम 3 हो गया। अब कैल्शियम 1 था तो 3 से गुना कर दिए। अब कैल्शियम यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 1 है, तो जहाँ पे कैल्शियम है वहाँ पे 3 से गुना कर दिए। अब कैल्शियम 3 भी हो गया, लेकिन गड़बड़ा गया। अब कैल्शियम को 3 से गुना किए तो क्लोरीन हो गया 6 ठो, और क्लोरीन यहाँ पे 2 ठो है। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे 6 ठो हो गया, 6 ठो हो गया, क्लोरीन यहाँ पे 6 ठो हो गया, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे 3 ठो है, क्लोरीन यहाँ पे 3 ठो है, तो हो गया ना 6 बैलेंस। तो एल्युमिनियम में 2 से किए थे, 2 3 6 भी हो गया ना, यहाँ पे 2 से किए, बैलेंस हो गया। देखिए बैलेंस हो गया। देखिए एल्युमिनियम 2, इसमें भी एल्युमिनियम 2, क्लोरीन 6, यहाँ भी क्लोरीन 6, कैल्शियम 3, यहाँ भी कैल्शियम 3, OH 6, यहाँ भी OH 6। अब जितना एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में है, एटम, एलिमेंट का एटम, उतना ही एलिमेंट का एटम प्रोडक्ट साइड में है। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अब हमारा फॉलो हो गया। तो कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है बैलेंस्ड इक्वेशन है। एक और आखिरी इक्वेशन है, हम इसको देखते हैं कि आखिर ये इक्वेशन बैलेंस है या इम्बैलेंस है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से आते जाएगा। पहले वीडियोस देख लीजिए, उसको बार बार रिपीट करके देखिए, पॉज करके देखिए और ख़ुद से करने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप इसको बैलेंस करने लगेंगे वैसे वैसे आपका दिमाग खुलता जाएगा और आपको ट्रिक पता चल जाएगा कि आखिर कैसे बैलेंस करना है। तो हम चलिए इस तरह के इक्वेशन, इसलिए हमने बहुत सारे तरह के लिए हैं क्या कि तरह तरह के इक्वेशन लेने से आपके दिमाग में तरह तरह का जो क्वेश्चन है उसका कन्फ्यूज़न दूर होगा। तो इसको बैलेंस देखते हैं कि पहले बैलेंस है कि नहीं। तो पहला स्टेप जो रिएक्टेंट साइड है उसमें जो भी एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये कॉपर है, ये ऑक्सीजन, लिख लिए। इधर भी वही होगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर और ऑक्सीजन। ठीक है, इधर नाइट्रोजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है, यहाँ पे कॉपर 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। इधर नाइट्रोजन कितना है, 2 एटम है, इधर हाइड्रोजन का 2 एटम है, इधर कॉपर का 1 एटम है, इधर ऑक्सीजन का 1 एटम है। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन तो बैलेंस नहीं है।
हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, बैलेंस नहीं है। कॉपर 1 है, यहाँ भी कॉपर 1 बैलेंस है। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 बैलेंस है। तो इन दोनों का चिंता छोड़ ही दीजिए, यानी कि कॉपर का और ऑक्सीजन का चिंता छोड़ दीजिए, बैलेंस है। अब हमको चेक करना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का दोनों तरफ बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए अब हमको कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में ये आता है कि भाई ये कौन बताया कि हम नाइट्रोजन को लेके चलें कि हाइड्रोजन को लेके चलें। ठीक है, नाइट्रोजन भी इधर भीड़ में है, ठीक है, और देखते हैं कि हाइड्रोजन भी इधर H2O है, भीड़ में है। लेकिन एक चीज़ पता जो है हमको है कि यहाँ नाइट्रोजन भीड़ में नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन इधर भी भीड़ में है और इधर भी भीड़ में है, ऑक्सीजन के साथ है। तो हाइड्रोजन को लेके हम लोग चलेंगे, लेकिन अगर हम लोग हाइड्रोजन को लेके चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वो वाला थ्योरी हमारा फेल हो जाएगा कि भीड़ वाला को लेके चलना है। तो अब यहाँ देखना है कि ये नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर आप हाइड्रोजन को लेके चलिएगा, आप बताइएगा आपका बैलेंस हो रहा है कि नहीं, शायद नहीं बैलेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। तो अब हमको आसानी लग रहा है क्या, इस 3 और 2 को, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 से करेंगे, यहाँ पे 3 से करेंगे, तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन आसान ये लग रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, आसानी है कि 2 से गुना कर देंगे। तो जो आसान हो करना उसको हम लोग पहले इसमें करेंगे। ठीक है, तो जो आसान है ये 2 था, ये 1 था, तो यहाँ खाली 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से नाइट्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, नाइट्रोजन कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो नाइट्रोजन 2 हो गया। लेकिन गड़बड़ झाला ये हो गया, जैसे नाइट्रोजन 2 हुआ, हाइड्रोजन भी साथ में है ना, हाइड्रोजन 6 हो गया, हाइड्रोजन अब कितना हुआ, 6 हो गया। ठीक है, अब जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हुआ तो यहाँ भी हाइड्रोजन 6 होना चाहिए, तो 6 होना चाहिए, तो जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन यहीं पे ना, तो 3 से गुना कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे 3 से गुना ये 6 हुआ तो ऑक्सीजन भी साथ में ना, ऑक्सीजन 3 हो गया, ऑक्सीजन फट से 3 हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, फटाक से ऑक्सीजन 3 हो गया। अब ऑक्सीजन जहाँ पे 3 है यहाँ पे, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 3 होना चाहिए ना, तो यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे। तो ऑक्सीजन 3 है तो 3 से गुना किए तो यहाँ पे करेंगे तब ना होगा भैया। तो यहाँ पे 3 से जैसे गुना किया, यहाँ भी मामला गड़बड़ हो गया, यहाँ कॉपर हो गया 3। अब देखिए कॉपर हो गया यहाँ पे 3, तो जहाँ कॉपर यहाँ पे 3 है, यहाँ भी कॉपर 3 होना चाहिए, यानी कॉपर यहाँ पे 3 से गुना हो गया। देखिए इस तरह आपको एनर्जी के साथ बैलेंस करना है। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, कॉपर 3, कॉपर 3, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3। अब जितना एटम इधर एलिमेंट्स का उतना ही एटम इधर, तो अब कहेंगे भैया बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपको दिमाग लगा के एनर्जी के साथ बिल्कुल समझ करके करना है। और ये करना है कि सबसे पहले भीड़ वाले को करना है, लेकिन भीड़ वाले से पहले अगर कोई आसान हो करना, जिसको जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 3 था, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, तो इसको 6 बनाना पड़ता, तो उसमें 3 से गुना पड़ता, तो दोनों तरफ 3 से 2 से गुना थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा था। तो देखिए नाइट्रोजन 2 है, 1 है, इसी को लेके चले हम, इधर खाली 2 से मल्टीप्लाई किए, एक ही जगह मल्टीप्लाई करना पड़ा, इधर दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ता है हाइड्रोजन में, लेकिन नाइट्रोजन को लेके चलने में एक ही जगह मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम लोग इसको लेके चल दिए हैं और बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसको बैलेंस कर लिया है। तो उम्मीद है कि आपने बैलेंसिंग, जो इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, समीकरण को जो संतुलित करना होता है, उस ट्रिक को आपने बखूबी सीख लिया है।